हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस स्टडी सर्कल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं होमोलोगस सीरीज। लास्ट क्लास में हमने देखा था आईपीएसी नॉमेनक्लेचर, है ना, कैसे हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम करेंगे। हमारे एनसीईआरटी में होमोलोगस सीरीज के बारे में आईपीएसी नॉमेनक्लेचर से पहले डिस्कस किया गया था। हम लोग ने आईपीएसी नॉमेनक्लेचर के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज को, क्योंकि हमें समझना आसान हो जाएगा। देखेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे है क्या भाई होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज को हम डिफाइन करने वाले हैं अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि एक से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे भाई। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having सेम जनरल फॉर्मूला। जब हमने आईपीएसी नॉमेनक्लेचर किया था तो वहां पे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सबका जनरल फॉर्मूला देखा था, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उन वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का समूह, एक से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा, एंड फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। अगर वहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन है, हाइड्रोकार्बन है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर वहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, तो वो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। एंड फंक्शनल ग्रुप इफ प्रेजेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इन विच, और जहां पे इन विच टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स, दो सक्सेसिव मेंबर, दो लगातार मेंबर के बीच में, टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स are differ by CH2, is called homologous series, homologous series। उसी को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहेंगे। किसे कहेंगे हम लोग होमोलोगस सीरीज? तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी एक से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा। अगर जनरल फॉर्मूला सबका देखेंगे तो सेम होगा, और अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम होंगे, एंड फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप भी होगा, है ना। और इसमें दो लगातार मेंबर में, वैसे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स में जो दो लगातार कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स हैं, दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैं, उनमें CH2 का डिफरेंस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, CH2 का डिफरेंस होगा, उसे कहेंगे हम लोग होमोलोगस सीरीज। एग्जांपल से देखना शुरू करें हम लोग, है ना, एग्जांपल देखना शुरू करें हम लोग। आइए देखते हैं हम होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल। यहां देखिए CH4। पहले हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। मीथेन, इथेन पढ़ा हमने आईपीएसी नॉमेनक्लेचर, इसलिए पहले हम लोग आईपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ लिए कि अब इनके नाम के साथ हमको बताने में आसानी होगी। प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ये हमने पढ़ा था। इन सब का, ये अल्केन के सब पे सब अल्केन के जनरल मेंबर्स हैं, तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। अब देखिए सब में, सबके दो कंसेक्यूटिव मेंबर देखें, एक और एक, दो, इन दोनों में डिफरेंस देखिए तो एक कार्बन ज्यादा हो गया, और यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन, यानी CH2 का डिफरेंस है, एक कार्बन ज्यादा है यहां से यहां पे, और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। इन दोनों में देख लो, या इन दोनों में किसी भी दो कंसेक्यूटिव मेंबर को देख लो, इन दोनों को देख लो, CH3, CH2, CH3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। यहां पे देखें तो 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। कितना का डिफरेंस है भाई? C4H10 C3 में एक C3 C4 एक कार्बन का डिफरेंस है, और यहाँ 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। दो लगातार मेंबर, इन दोनों में भी देख लो, ये क्या है? C2H6 2 कार्बन या 3 कार्बन, यानी एक कार्बन ज्यादा, और 6 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन ज्यादा, यानी 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस है, और सबका जनरल फॉर्मूला सेम हो रहा है। हाँ भाई, यहां देख लो 2 कार्बन है तो इनकी जगह 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 प्लस 2 6 हाइड्रोजन। यहाँ 3 कार्बन है तो इनकी जगह 3, और 2 3 या 6 प्लस 2 8 हाइड्रोजन, सबका जनरल फॉर्मूला सेम है, तो ये कहलाएंगे एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर। ये चारों कंपाउंड एक होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेंगे, ये कह सकते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल ले लेते हम लोग, अल्कीन का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। अल्कीन का एग्जांपल ले ले, क्या था जनरल फॉर्मूला अल्कीन का? CN
H2N, ये था अल्कीन का जनरल फॉर्मूला। आइए सबसे सिंपल अल्कीन क्या देखा था हमने, इथीन। इथीन क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C2H4। फिर हम ले ले प्रोपीन, क्या है इसका जनरल फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6। CnH2n, जितने कार्बन को ट्वाइस हाइड्रोजन हो रहा है सब में। ले लिया हमने ब्यूटीन, जनरल फॉर्मूला बता दिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। तो दो कंसेक्यूटिव मेंबर में डिफरेंस देख लो, इन दोनों में डिफरेंस देख लो, कितने का है, CH2 का डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस देख लो भाई, एक कार्बन यहाँ पे 4 कार्बन, 1 कार्बन ज्यादा हो गया 6 और 8, 2 हाइड्रोजन ज्यादा हो गया CH2 का। दीज 3 कंपाउंड बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज, क्योंकि सबका जनरल फॉर्मूला सेम है CnH2n, और दो लगातार मेंबर में, इसमें और इसमें नहीं, इन दो लगातार मेंबर में, इथीन प्रोपीन में, प्रोपीन ब्यूटीन में, दो कंसेक्यूटिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस है, कहलाएगा होमोलोगस सीरीज, है ना। और एग्जांपल देखें, एक फंक्शनल ग्रुप वाले में देख ले हम लोग, जिससे अल्कोहल का एग्जांपल ले सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, अल्कोहल। क्या लिखा था याद है जनरल फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में, जब हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर देख रहे थे, तो CnH2n + 2O, ये था जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का। अब देखो सबसे सिंपल अल्कोहल क्या लिखा था हमने, मिथेनॉल। एक कार्बन वाला अल्कोहल मिथेनॉल नाम दिया था इसका। 2 कार्बन वाले क्या नाम दिया, लिखा था हमने इथेनॉल। 3 कार्बन है तो क्या नाम देंगे भाई, 3 कार्बन तो वर्ड रूट हो गया था प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और अगर फर्स्ट कार्बन पहले तो प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल। सिमिलरली ब्यूटेनॉल। अभी सबका अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला देखें, CnH2n + 2O, किसी को भी देख ले, मान लीजिए यहां देख ले 2 कार्बन है तो इनकी जगह 2 हाइड्रोजन, 2 + 4 + 2 6, 3 + 2 5 + 1 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। इसको देख ले भाई 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 2 4 जा 8 + 2 10, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 1 10, और एक ऑक्सीजन। सबका जनरल फॉर्मूला सेम है, सबका सब अल्कोहल है, और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, हमने लिखा था, है ना, जिसमें जिनका जनरल फॉर्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यहां देखो है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, यहां भी अल्कोहल है, यहां भी अल्कोहल है, यहां भी अल्कोहल है, कहीं एल्डिहाइड तो नहीं आ गया ना, कहीं कीटोन तो नहीं आ गया, सब में सेम फंक्शनल ग्रुप भी है। और दो कंसेक्यूटिव मेंबर में डिफरेंस देख लो, CH2 का, दो कंसेक्यूटिव मेंबर में डिफरेंस देख लो CH2 का, दो कंसेक्यूटिव मेंबर में डिफरेंस देख ले भाई CH2 का। यहां पे है C3H8O, यहां पे C4H10O, यहां पे C2H6O, सब में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। ये सारे बिलोंग करेंगे एक ही होमोलोगस सीरीज से, है ना, ये सारे एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, सब में CH2 का डिफरेंस आ रहा है, एक दो कंसेक्यूटिव मेंबर में, जनरल फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, कहलाएंगे होमोलोगस सीरीज। तो क्या डेफिनेशन दिया हमने होमोलोगस सीरीज का, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप इफ प्रेजेंट इन विच 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स आर डिफर बाय CH2 इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, है ना। जैसे अगर हमसे इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए, which of the following does not belongs to same homologous series, does not belong to same homologous series, है ना। और हमें 4 ऑप्शन दे दिया गया, C4H10, C2H6, C3H6, C3H8। तो मेरा आंसर क्या होगा, इनमें से कौन एक ही होमोलोगस सीरीज से बिलोंग नहीं करते। तो हम बोलेंगे भाई बी डी ए ये सारे एक ही होमोलोगस सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सबका जनरल फॉर्मूला सेम है, CnH2n + 2। देखो यहाँ पे C4 तो हाइड्रोजन कितना है, 2 2 जा 4 4 है, तो 2 2 जा 4 + 2 10 हाइड्रोजन है, अल्केन का है, ये जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, ये भी अल्केन का जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। C2H6 इनकी जगह 2 कर ले, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 + 2 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। इनकी जगह 3 पुट कर लो तो हाइड्रोजन कितने हो, 2 3 या 6 + 2 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। इन सब का जनरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसका देखो यहाँ पे C3H6
जितने कार्बन उसका ट्वाइस हाइड्रोजन CnH2n। तो ये आंसर हो गया, ये भैया एक ही सीरीज से बिलोंग नहीं करेगा। ये तीनों अल्केन से बिलोंग कर रहे हैं, ये तीनों सेम होमोलोगस के मेंबर। ये अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है, दिख रहा है, सेम जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है, CnH2n को फॉलो कर रहा है। और ये सब के सब ये क्या के तीनों कर रहे थे CnH2n+2 का। तो इसमें बोले कौन सेम होमोलोगस से बिलोंग नहीं करेगा, तो ये नहीं करेगा। बाकी ये तीनों एक ही होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेंगे, है ना। कोई दिक्कत? बी ए बी डी सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेंगे। C3H6 भाई जनरल फॉर्मूला ही चेंज हो गया इसका, तो वो सेम होमोलोगस सीरीज का मेंबर नहीं है। इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है, इसमें CH2 का डिफरेंस है। ये सारे एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, ये सब अल्केन के होमोलोगस सीरीज के मेंबर। ये अल्कीन का है, तो ये इन तीनों से ऑड है। इसमें से जो ऑड है उसको हमने पिक कर लिया, ये एक ही होमोलोगस सीरीज से बिलोंग नहीं करेगा। बी डी और ए एक ही होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेंगे। चलिए देखें आप नेक्स्ट properties of homologous series। प्रॉपर्टी डिस्कस करें तो फिर से वही बात लिख दीजिए जो डेफिनेशन में हमने लिखा था, टू कंसेक्यूटिव members are differ by CH2 and 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास। भाई CH2 का डिफरेंस है तो दो कंसेक्यूटिव मेंबर में कितना यूनिट मास का डिफरेंस होगा? 14 यूनिट मास का। कार्बन का मास कितना होता है मालूम है हमें? 12। हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन है? 2। कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन का 2, 12 + 2 14 यूनिट मास का डिफरेंस होगा। and 14 unit mass two consecutive members are differ by CH2 and 14 unit mass। सेकंड देख लें, और किसका फर्क होगा भाई? और क्या लिख लें हम लोग? दो कंसेक्यूटिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस होगा और 14 यूनिट मास का डिफरेंस होगा, है ना। उसके अलावा भाई इनके फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करेंगे। दे हैव members of homologous series have different physical properties like melting point, boiling point, solubility, etc. due to difference in molecular masses। अभी देखा हमने दो कंसेक्यूटिव मेंबर में 14 यूनिट मास का डिफरेंस है, तो मास धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। मीथेन से ज्यादा इथेन का, इथेन से ज्यादा प्रोपेन का, उससे ज्यादा ब्यूटेन, उससे ज्यादा पेंटेन। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा तो उसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और ये सारे कैसे प्रॉपर्टीज होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे प्रॉपर्टीज है? ये सारे प्रॉपर्टीज कैसे प्रॉपर्टीज है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वैरी करेगा, है ना। जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया। भाई हर बार कार्बन हाइड्रोजन CH2 बढ़ते जाएगा। हमने कहा ना दो कंसेक्यूटिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस है, पहले से ज्यादा CH2, एक ज्यादा कार्बन है, दो ज्यादा हाइड्रोजन हो जाएगा सेकंड मेंबर में, थर्ड मेंबर में और CH2 बढ़ जाएगा, 4 में और CH2 बढ़ जाएगा। हर बार CH2 ऐड होते जाएगा, हाइड्रोकार्बन ऐड होते जाएगा। और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। तो अगर पानी में इनसॉल्युबल होने वाला पार्ट बढ़ते जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी घटते जाएगी, है ना। उनका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन बढ़ते जा रहा है। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे भाई ऑयल है, पेट्रोल है, ये सब पानी में नहीं घुलते। क्यों नहीं घुलते? वैक्स है, ये पानी में नहीं घुलते। दे आर हाइड्रोफोबिक। क्यों हाइड्रोफोबिक है? क्योंकि उनमें हाइड्रोकार्बन है। और इससे हाइड्रोकार्बन बढ़ेगा, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो अभी दो कंसेक्यूटिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस है, यानी कार्बन हाइड्रोजन बढ़ते जा रहा है। तो हर एक स्टेप में आने से क्या हो रहा है? CH2 का हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बड़ा होते जा रहा है। और हाइड्रोकार्बन वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो उनका सॉल्युबिलिटी कम होते जाएगा। तो जो सॉल्युबिलिटी होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इस पर डिपेंड करता है एक तरह से मॉलिक्यूलर वेट पे। हर बार CH2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 14 यूनिट मास का इंक्रीमेंट हो रहा है।
है ना। नेक्स्ट मेंबर जो होगा उसका मास 14 से बढ़ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट मेंबर में फिर 14 से बढ़ जाएगा, उसके नेक्स्ट मेंबर में 14 से बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सारे होमोलोगस सीरीज के मेंबर का डिफर करेगा एंड देयरफॉर दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है। जब हमने डेफिनेशन दिया था केमिकल फंक्शनल ग्रुप का, तो क्या लिखा था हमने, एन आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम इन विच द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड। एक आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम को हम लोग कहते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप, जिसपे ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिपेंड करता है ना। खास करके कौन सा प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है फंक्शनल ग्रुप पे, क्योंकि होमोलोगस सीरीज के डेफिनेशन में हमने लिखा था कि दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सेम होगा, तो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो प्रॉपर्टी भी सेम होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव, दे हैव, होमोलोगस सीरीज की जो मेंबर्स होंगे दे हैव सिमिलर केमिकल properties because of presence of same functional group। क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे। तो ये हो गए भाई कुछ जनरल प्रॉपर्टीज किसके, होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स का। होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स में क्या होगा, दो कंसेक्यूटिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस होगा और 14 न्यूटन मास का डिफरेंस होगा। सेकंड, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी ये कैसे होंगे, वेरी करेंगे, क्योंकि भाई मॉलिक्यूलर मास अलग अलग हो रहा है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सब डिफर करेगा, है ना। ये सारे कैसे प्रॉपर्टी होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगे। केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है तो प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। तो ये सारे पॉइंट हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज के, है ना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, और वो है कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं ना। क्या पढ़ने हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। चलिए देखते हैं हम लोग, तो हम लोग पढ़ना है ऑर्गेनिक रिएक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस। हेडिंग होगा हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम लोग देखने वाले हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्शंस में। एक हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या पहले हम लोग देख लेते हैं एडिशन, ज्यादा बेटर होगा। पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एक रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शन। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक पढ़ेंगे हम लोग कंबशन, जो कि एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है कंबशन। तो ये 4 टाइप्स के रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। कंबशन रिएक्शन देखेंगे हम लोग, है ना, एडिशन रिएक्शन देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे और ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन। जैसा कि नाम हमें समझ में आ रहा है, एडिशन रिएक्शन में क्या करने वाले भाई, ऐड करने वाले हैं। दो रिएक्टेंट्स को एक दूसरे के साथ ऐड कर देंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कहाँ पे हमारे फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में, कुछ उसी तरह का ये है। एडिशन कर देना, ऐड कर देना, दो को मिला देना। पहले बात करने जा रहे हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, है ना, क्लियर। एक ऐसा रिएक्शन जहां पर किसी रिएजेंट को, कोई बाहरी एजेंट को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में ले जाकर के ऐड कर देते होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते होंगे, सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते होंगे, उसे कहेंगे हम लोग एडिशन रिएक्शन। An organic reaction in which an attacking
molecule get added over an organic compound is called addition reaction. एक ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन जहां पर कोई अटैकिंग मॉलिक्यूल को ले आके ऐड कर दे रहे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो कहलाएगा क्या? एडिशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, जो सबसे कॉमन एग्जांपल हमें दिया गया वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन. हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, इवन या फिर हम ले लेते इथीन. अल्कीन में मान लेकर एक कार्बन वाला इथीन लेते. देखो यहां पर ये है इथीन, CH2CH2 इथीन. अब इथीन में हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो अटैकिंग मॉलिक्यूल कौन है? हाइड्रोजन. ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इसमें हमने एक अटैकिंग मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को लेके ऐड कर दिया. इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल और प्लैटिनम, निकल ले ले या प्लैटिनम ले ले या प्लैटिनम ले ले, है ना, उनके साथ इसको हीट कर दिए. निकल में थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर में करना होता है, प्लैटिनम और प्लैटिनम में रूम टेम्परेचर में रिएक्शन हो जाता है. तो निकल के साथ हमने इसको ऐड कर दिया. क्या हो गया? इथेन बन गया, है ना. ये डबल बॉन्ड हमने तोड़ दिया, मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और एक हाइड्रोजन इसमें, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दिया. अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया. भाई इथीन में C2H4 था, अब क्या हो गया? दो हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दिए, तो C2H4 में तुमने दो हाइड्रोजन ऐड कर दिया, क्या बन गया? वो C2H6. इथीन से क्या बन गया? ये इथीन था और ये बन गया इथेन. किसी भी अल्कीन में अगर प्रोपीन है तो प्रोपेन बन जाएगा, ब्यूटीन है तो ब्यूटेन बन जाएगा. अल्कीन में अगर हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो अल्कीन बन जाएगा. ये जो मल्टीपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड तोड़ देना, एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन में ऐड कर देना. CH2 था, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दो, CH3 हो गया. ये भी CH2 था, एक यहाँ H2 में से एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दो, हो गया इथेन बन गया. यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से हम सैचुरेटेड कंपाउंड बना लेते हैं एडिशन रिएक्शन से, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से. इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं हम इसमें ऐड कर रहे हैं, है ना. हाइड्रोजन को ऐड कर, इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन. जैसे इथीन, इथीन में हाइड्रोजनेशन कर दिए, इथेन बन गया. क्लियर? तो ये हो रहा है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन किसमें ऐड हो रहा है, यही है एडिशन रिएक्शन भाई. सिंपल है ना. देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकल वगैरह क्या काम करेगा? कैटलिस्ट की तरह काम करेगा. निकल ले ले, प्लैटिनम ले ले, प्लैटिनम ले ले, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है. जल्दी से ऐड हो जाएगा और वो बन जाएगा सैचुरेटेड. क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं हम लोग. इसमें कर क्या रहे हैं बाबू, है ना. व्हेन एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन is treated with hydrogen in presence of catalyst like निकल और प्लेटिनम PD और प्लेटिनम PT, है ना. Ni ले लो, PD ले लो, PT ले लो, कोई भी. then saturated hydrocarbon
इज फॉर्म्ड। तो क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इस रिएक्शन का अपना एक इंपॉर्टेंस भी है ना, इसका एक इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है। क्या इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी यानी कि फैट बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल जो होता है, जो मस्टर्ड ऑयल वगैरह है ना, रिफाइंड ऑयल वगैरह है, तो ये वेजिटेबल ऑयल क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और वेजिटेबल फैट या जो घी है या डालडा है वो क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हम जानते हैं वेजिटेबल ऑयल ज्यादा बेटर होता है, हम लोग है ना रिफाइंड या मस्टर्ड ऑयल को प्रीफर करते हैं डालडा के ऊपर में, घी के ऊपर में, क्योंकि भाई वो क्या होता है, उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। वेजिटेबल ऑयल ज्यादा बेटर है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यूज करना ज्यादा बेटर है। एनीवे, तो इसका एक इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है। क्या? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बना सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और वेजिटेबल घी क्या होता है या वेजिटेबल फैट क्या होता है? वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस रिएक्शन, ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन ऐड करने वाला रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन इंडस्ट्री। इसका एक इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है। यूज्ड इन इंडस्ट्री टू ऑब्टेन वेजिटेबल फैट, यानी कि इसको हम लोग घी भी कहते हैं या डालडा कहते हैं, वेजिटेबल घी, फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल से अगर आपने हाइड्रोजनेशन कर दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लैटिनम वगैरह के साथ, तो वेजिटेबल घी बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा? वेजिटेबल घी बन जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये जो वेजिटेबल ऑयल है वो क्या है? वेजिटेबल ऑयल क्या है हम लोग नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। वेजिटेबल ऑयल जो है ये क्या है? वेजिटेबल ऑयल जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और वेजिटेबल घी क्या होते हैं? वेजिटेबल घी जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, है ना। तो ये हाइड्रोजिनेशन कर दिया हमने निकल के साथ या प्लैटिनम के साथ, तो क्या होगा भाई? ये हो गया एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, उसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया, बन गया सैचुरेटेड। इसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन के अलावा, एडिशन रिएक्शन के बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट करना मतलब क्या होता है? किसी को हटा करके कोई दूसरे को ले आना, रिप्लेस कर देना। सुना हमने सब्स्टिट्यूशन के बारे में अक्सर, है ना। जैसे भैया हम लोग कहाँ सुनते, क्रिकेट में सुनते हैं, तो खिलाड़ी इंजर्ड हो गया, उसके बदले कोई सब्स्टिट्यूट फील्डर आ गया, भैया ये खिलाड़ी इंजर्ड हो गया, उसके बदले ये फील्डिंग करेगा, है ना। सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी के बदले में कोई दूसरा आ जाए, किसी आइटम और ग्रुप को हटा करके दूसरा नया आइटम और ग्रुप आ जाता है, इसे कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो एनऑर्गेनिक रिएक्शन, an organic reaction in which an atom or group, यानी ये कैसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा है, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था ना, उसी तरह का रिएक्शन है। an atom or group is replaced by other atom or group from an organic compound। किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम एक आइटम और ग्रुप को हटा के कोई दूसरा आइटम और ग्रुप ला दें, तो उसे कहेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। एक ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन जहां पे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम एक आइटम और ग्रुप को रिप्लेस कर दे दूसरे आइटम और ग्रुप से, उसे कहेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहे तो देखें हम लोग यहां पर एग्जाम्पल है इसका क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन मालूम है CH4 मीथेन था, उसको हमने रिएक्शन कर दिया क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में किया जाता है। तो कहीं पे ऐसा रिएक्शन लिखा हुआ है तो करना क्या भाई, मीथेन का एक हाइड्रोजन हटा देना है और बदले में हमने एक क्लोरीन लगा देना है बॉन्ड से। ये हो गया, बन गया क्लोरोमीथेन। क्या किया हमने, मीथेन का एक हाइड्रोजन हटाया, बदले में क्लोरीन जोड़ दिया, ये था मीथेन। ये है क्लोरीन, क्लोरीन गैस ले लिया हमने, क्लोरीन गैस ले लिया, ये मीथेन गैस ले लिया। क्या हुआ हमने यहां क्या देखा, हाइड्रोजन को हटा के बदले में क्लोरीन जुड़ गया। अब ये जो एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ पे दो क्लोरीन आइटम थे, एक क्लोरीन आइटम यहां जुड़ गया, एक क्लोरीन आइटम रह गया, वो दोनों मिलकर बन गया HCl। ये बन गया HCl, हो गया। देखो सब्स्टिट्यूशन, क्या देख रहे हैं आप, मीथेन में का 4 हाइड्रोजन था, अब एक हाइड्रोजन के बदले में क्या आ गया, 3 हाइड्रोजन ही बचा, एक हाइड्रोजन के बदले क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। तो एक आइटम को, हाइड्रोजन आइटम को हटा के बदले में क्लोरीन आइटम आ गया, इसी को तो कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना, यानी किसी एक को हटा के कोई दूसरा जुड़ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा दिख रहा है कि भाई हाइड्रोजन को हटा करके डिस्प्लेस करके क्लोरीन आगे जुड़ गया, है ना। ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक और रिएक्शन दिखाते हैं, क्या है ये, क्लोरोइथेन है भाई, आईपीएससी नेम तो हमने बताया है इसका। Cl सब्स्टिट्यूएंट होता है, हमेशा प्रीफिक्स के तौर पर लिखा है क्लोरो, 2 कार्बन है, 1 ईथ, दोनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड एन, क्लोरोइथेन है। इसका रिएक्शन हमने कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अल्कली के साथ। तो क्या होगा, रिएक्शन होने के बाद Cl हटके NaOH का OH माइनस, ये बेस है, ये OH माइनस देता, Cl को हटा के ये OH जुड़ गया यहाँ पर। तो एक आइटम को हटा के एक ग्रुप आ गया, देखो यहाँ पे OH आ गया, Cl की जगह यहाँ पे Cl, जिस कार्बन जुड़ा हुआ था Cl, उस Cl को हटा के कौन आगे जुड़ गया, OH जुड़ गया, और ये Cl जाके जुड़ गया Na के साथ, बन गया सोडियम क्लोराइड। यानी ऐसा हुआ, आप ऐसे कह सकते हैं, ये Cl और NaCl बन के निकल गया और Cl की जगह में यहाँ पे आ गया OH, है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब किसी आइटम और ग्रुप को हटा करके कोई दूसरा आइटम और ग्रुप आ जाए तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हम लोग पढ़ते थे, हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ उसी तरह का दिख रहा है हमें, है ना, कि एक आइटम यहाँ पे देखो मीथेन है, मीथेन में 4 हाइड्रोजन थे, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे। अब एक हाइड्रोजन हटा के हमने एक क्लोरीन को लगाया है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हो गया भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल, है ना। ये एग्जांपल, ये जो फर्स्ट वाला एग्जांपल ये हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। एक और एग्जांपल हमने यहाँ दिखा दिया, क्लोरोइथेन को हमने इससे याद किया, क्या बन गया, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, भाई 2 कार्बन है तो ईथ सिंगल बॉन्ड है, एन, और अल्कोहल सेकेंडरी सफिक्स क्या लगा था, ऑल, इसका नाम देखा था हमने लास्ट वीडियो में, हमने आईपीएससी नोमेनक्लेचर किया था इसका, इथेनॉल हो गया। चले नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन था हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहेंगे भैया, तो यहां पे किसी सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइज कर दें बाय यूजिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़ा था, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था, कहां पढ़ा था हमने, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में, वहां पे ये रिएक्शन पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो उसमें क्या करते थे कि भाई जो दूसरे जिसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो जिसका रिडक्शन होगा वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है, और उससे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दे उसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन क्या करेंगे हम लोग, यहां पे हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कर देंगे, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करा देगा। अब याद करो ऑक्सीडेशन में क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, 3 टर्म से हमने ऑक्सीडेशन को बताया था। इसका अगर आपने देखना है तो इसका वीडियो हम लोग हमारे चैनल में दिया हुआ, आप वहां पे जाकर रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन को देख सकते हैं।
तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता था? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये सारे कहलाते थे क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या करने वाले हैं, और जो ऑक्सीडेशन कराता था उसे कहते थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर देंगे। क्या करेंगे? देखिए यहां पर डेफिनेशन के साथ आप लोग और ज्यादा समझ में आएगा। एन ऑर्गेनिक रिएक्शन in which an organic compound get oxidized by using suitable oxidizing agent। देख ले यहां पर, ये है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इथेनॉल, है ना, ये है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। मान लिया हमने ले लिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल। और हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ले लिया KMnO4। KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, या फिर K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, इस कंपाउंड का नाम है पोटाशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O7 कहते हैं हम लोग पोटाशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 कहते हैं हम लोग पोटाशियम परमैंगनेट। अब दोनों को एसिडिक मीडियम ले सकते हैं हम लोग, एसिडिफाइड कह सकते हैं। एसिडिफाइड KMnO4 ले ले या एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले ले, तो क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा CH3COOH इथेनोइक एसिड में। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बन रहा है, इट मींस उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो तो ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां देखो, ये जो हाइड्रोजन था, दो हाइड्रोजन C, वहां पे क्या बन गया? CH3 है, CH3 है, C है, C है, OH है, OH है, यहां पे आ गया एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, और ये ऑक्सीजन की जगह में क्या हुआ? यार दो हाइड्रोजन हट करके एक ऑक्सीजन आ गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता था? ऑक्सीडेशन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। यहां देखो हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ दिए? ऑक्सीजन जोड़ दिए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता था? ऑक्सीडेशन। यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ, यानी ऑक्सीडेशन भी हुआ। यहां भी ऑक्सीडेशन कह सकते हैं इस पॉइंट से भी, और ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीजन ऐड वाले पॉइंट से भी क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये एक एग्जांपल है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम कर रहा है? तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? इथेनॉल का। किसमें? इथेनोइक एसिड में। ऑक्सीडाइजिंग की तरह कौन काम कर रहा है? KMnO4 और K2Cr2O7। क्या लिख सकते हैं? इन दिस रिएक्शन एसिडिफाइड KMnO4, आप KMnO4 बेसिक मीडियम में ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ही लेंगे। एसिडिफाइड मतलब एसिडिक मीडियम में किया जा रहा है। K2Cr2O7 आर एक्ट एज, किस तरह से काम कर रहे हैं? एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे काम कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इनके वजह से ही इसका ऑक्सीडेशन हुआ। किसका? इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में। क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, इथेनॉल का ये वाला दो हाइड्रोजन हटा दिया गया है और बदले में उसकी जगह ऑक्सीजन ला दिया गया। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या था? ऑक्सीडेशन, ऐसे भी कह सकते हैं। उसके अलावा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता था? ऑक्सीडेशन। ये एक एग्जांपल हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, है ना। इथेनॉल से बन गया इथेनोइक एसिड। इथेनॉल फॉर्मूला C2H6O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका H4O2, है ना। कोई ऐसा दे दिया भाई एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जहां पे हमने KMnO4 साथ किया किसी कंपाउंड A को, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O, तो बन गया ऑक्सीडेशन करने के बाद कंपाउंड C2H4O2, है ना। आइडेंटिफाई A और B क्या है, तो भाई A क्या है? एक कंपाउंड C2H6O कौन था? इथेनॉल था, इथाइल अल्कोहल। और ऑक्सीडेशन करने के बाद जो कंपाउंड B बन रहा है C2H4O2, तो वो कौन है? इथेनोइक एसिड। देखो यहाँ पे 2 कार्बन है,
4 आयोडीन, 3 + 1 4 आयोडीन और 2 ऑक्सीजन आइटम है, 2 ऑक्सीजन आइटम है ना। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, एक वीडियो हम लोग बनाएंगे, पूरा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी थ्योरी पहले कवर कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन हमारे कंबशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ वो है कंबशन रिएक्शन। फोर्थ हो जाएगा कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन कोई अलग रिएक्शन नहीं है, ये एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। कह सकते हैं आप इसको, क्या कह सकते हैं हम इसको, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है ये। क्या है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है ये, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का एग्जांपल। ये एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, कंबशन रिएक्शन, किसी को कंबशन कर रहे हैं। तो जब किसी कंपाउंड को, खास करके हाइड्रोकार्बन्स को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बर्न करते हैं तो CO2 और वाटर बनता है ना, एक्सेस ऑफ एयर में। व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स like hydrocarbons or alcohols or alcohol burns in excess of air, यानी कि O2 के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भाई बर्निंग कब होगा, कोई भी जलता कब है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा। देन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O आर फॉर्म्ड। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे या अल्कोहल को बर्न करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 एंड H2O आर फॉर्म्ड। जैसे अगर हम लोग देखें मीथेन ले लें हम लोग, हाइड्रोकार्बन पे O2 के साथ बर्न कर दिया हमने, O2 गैस के साथ, तो क्या बन गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर, H2O वेपर के फॉर्म में। किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो CO2 प्लस वाटर बनेगा। इथेन ले लें हम लोग, तो क्या बन जाएगा, फिर से CO2 गैस प्लस H2O गैस। बैलेंस करना है हमको, एक कार्बन यहां पे बैलेंस है, ये पे 2O2 कर देते हैं, 2 ऑक्सीजन 2O2, 4 ऑक्सीजन, 2 2 4, 2 और 2 हाइड्रोजन, 2 2 4, 4 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। इसको बैलेंस करना है, C2H6 2 CO2 है ना, और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 और 2 4 जा 2 2 जा 4, 7 ऑक्सीजन है तो 7/2 O2 कर देंगे। 7 2 जा 14, 14 डिवाइड बाई 2, 7 O2, 7 ऑक्सीजन हो गया भाई। यहाँ पे O2 बाई डायटोमिक मॉलिक्यूल, 7 2 जा कितना हो गया 14 डिवाइड बाई 2 यानी 7 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 और 3 7 ऑक्सीजन आइटम हो गया, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं करना है तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 C2H6, 2 से 2 2 कट जाएगा, 7 O2, 4 CO2 और 6 H2O, हाँ। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये हो गया भाई हाइड्रोकार्बन। हमने कहा हाइड्रोकार्बन, किसी भी हाइड्रोकार्बन को बंद करोगे तो भी हो जाएगा ऐसा। अगर आप मान ले अल्कोहल लेना चाहते हैं, ले ले इथेनॉल, इसको भी बंद कर लो O2 के साथ, इथेनॉल लिक्विड होता है, क्या बन जाएगा भाई CO2 2 CO2 भाई, 2 कार्बन है यहां पे तो 2 CO2 प्लस H2O वेपर, हाँ हाइड्रोजन बैलेंस करना है, 3 + 2 5 + 1 3, 2 2 जा 4 और 3 7 ऑक्सीजन है जरा, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 ऑक्सीजन, फिर से कर लो यहाँ पे 7/2 O2 हो गया। ये सॉरी एक मिनट ये कर लेना, हाँ जी। कितने हाइड्रोजन, 3 + 2 + 1
6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 है ना। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 3 7, 7 है तो 3 यहां 2 लगा लेते हैं, 3 2 जा 6 और एक ऑक्सीजन तो यहां से आ ही रहा है 7 है ना। एक ऑक्सीजन तो यहां भी है ना, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 ऑक्सीजन हो गया ये बैलेंस है ना। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है कि भाई इनको बैलेंस कर दीजिए। तो आइए देखते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या है, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को, अल्कोहल को यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बर्न करते हैं, हाँ अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन सल्फर वगैरह हो भी अगर होंगे तो फिर वहां पे और भी दूसरे प्रोडक्ट बनेंगे, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन सकते हैं, सल्फर का ऑक्साइड बन सकते हैं। इन जनरली हाइड्रोकार्बन अगर रहा सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन या अल्कोहल रहा है ना, जैसे इथेनॉल था, तो वहां पे दो ही कंपाउंड बनेंगे बर्न होने के बाद, CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O है ना। इसमें एक पॉइंट हमारे एनसीईआरटी में दिया गया कि भाई एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया गया और वो पॉइंट क्या है कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या अल्कोहल होते हैं ये अच्छे फ्यूल होते हैं, ये अच्छे फ्यूल होते हैं और इस फ्यूल्स को हम लोग बर्न करके क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं और ये एनर्जी यूज किया जाता है अदर प्रोसेस में, जैसे कि भाई हमारे घर में कुकिंग के लिए है ना, जो कुकिंग के लिए जो हम लोग गैस इस्तेमाल करते हैं एलपीजी, उसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन है, वो ब्यूटेन, मेन कंपोनेंट उसका ब्यूटेन है। या फिर हम लोग देखते हैं सीएनजी, सीएनजी का नाम सुना हमने, उससे भाई गाड़ियां चलती है, उसका जो मेन कंपोनेंट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का वो नेचुरल गैस है ना, नेचुरल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फुल फॉर्म क्या है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसमें 84% मीथेन होता है, मेन कंपोनेंट उसमें मीथेन है, यही मीथेन, उसको भी हम लोग बर्न कर रहे थे, ये जो मीथेन अभी हम लोग बर्न कर रहे थे ये मीथेन होता है इसका मेन कंपोनेंट। बायोगैस का हमने नाम सुना है ना, काउ डंग या दूसरे प्लांट वेजिटेशंस को हम लोग डिकम्पोज करते हैं जमीन के अंदर में है ना, विद द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स, और उससे गैस निकलता है, उस गैस को हम लोग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं है ना, घर में खाना वाना बनाने के लिए, या फिर हम लोग उसको और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्दर फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग है ना। तो वो सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये सारा क्या हो रहा है, एज ए फ्यूल के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं इनको बर्न करा के एयर के साथ है ना, क्योंकि इससे प्रोड्यूस हो रहा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो खाना बनाने में हो रहा या दूसरे अदर पर्पस में, इवन की व्हीकल चलाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं है ना। व्हीकल चल रहे हैं भाई, हम लोग किसी को बर्न करके, मीथेन को बर्न करके कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको है ना। अभी आगे फ्यूचर के तौर पे हम लोग देख रहे हैं भाई इसको, क्योंकि भाई फॉसिल फ्यूल एक कैसा रिसोर्स है हमारा, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो आगे जाके खत्म होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग आगे जाकर के इथेनॉल को हम लोग एक पोटेंशियल फ्यूल के तौर पे देख रहे हैं कि आगे जाकर के हम लोग ये फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। हाँ अभी इसमें थोड़ा वर्क करना है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है इसमें है ना, इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है यानी बर्न होने पे जो एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से कम है, तो उसको कैसे हम लोग उसको ओवरकम करें, कम से कम इसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा सूटी फ्लेम से जलता है, ये बहुत ज्यादा धुआं छोड़ता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं इसके, तो उसको हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात एक बताओ, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको अगर हम बर्न करें तो ब्लू फ्लेम से जलते हैं, जलते हैं ब्लू फ्लेम से है ना। अब वहां पर ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो बर्न होते हैं वो येलो फ्लेम से बर्न होते हैं, और वो है ना, और उसमें क्या होता है, कुछ वो बर्न होने के बाद बहुत सारे जो उससे जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो ज्यादा जमा होते हैं, सूटी फ्लेम के साथ जलता है वो है ना, तो वो उसमें उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू उतनी अच्छी नहीं होती है, उनसे उतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते जितना हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बर्न करने से कर सकते हैं। तो ये सब 2-3 पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग बर्न करेंगे तो ब्लू फ्लेम के साथ बहुत ब्राइटली जल रहा होगा ना, और जब हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो येलो फ्लेम के साथ जल रहा होता है। इवन की जब हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है जो कि ब्लू फ्लेम से जलता है, लेकिन अगर सही से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग जब अपने घर में गैस सिलेंडर को यूज कर रहे होते हैं, तो गैस सिलेंडर यूज कर रहे होते हैं तो जो हमारा गैस चूल्हा होता है उसमें जो छेद बने हुए रहते हैं, वो छेद किस लिए होते हैं कि सही से उसको ऑक्सीजन मिले। जब ऐसे ही हम उसको सिलेंडर को स्विच ऑन करें हम लोग है ना, उसके नॉब को घुमाते हैं और वहां से गैस आना शुरू होता है, तो जब वो चूल्हे में जो देखते हैं आप उसमें बर्नर में छोटे छोटे छेद होते हैं कि भाई उसमें आसानी से ऑक्सीजन मिले और वो अच्छे से ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करता है। कभी कभी देखते हैं वो बहुत येलोइश टाइप का जल रहा होता है, सही से हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। क्यों भाई? क्योंकि हम लगातार खाना बनने की वजह से उसमें खाने के फूड के कुछ मटेरियल गिरते गए, तो धीरे धीरे उसके जो छेद थे, जो उसमें होल्स था, वो होल्स कवर हो गया, भर गया, तो उसकी वजह से सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता उसको।
तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लीन करवाते हैं, उसको जो बर्नर होता है उसको क्लीन करवाते हैं, तो फिर से वापस हमें ब्राइट ब्लू फ्लेम मिल जाता है ना। क्योंकि अगर छेद में, अगर छेद वो भर जाएंगे, वो होल्स भर जाएंगे, तो ऑक्सीजन सही से इंटर नहीं कर पाएगा, तो सही से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, तो फिर वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाएगा, कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें पॉइंट हमारे एनसीईआरटी में दिया गया वर्ड में, तो उन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। ये हो गए भाई टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। दो कंपाउंड्स हमें पढ़ने, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, और एक पार्ट है हमारा सोप्स और डिटर्जेंट। ये दो टॉपिक हमारे रह गए हैं इस चैप्टर के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।